आज से हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं और वह है, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है, संघ राज्य संबंध। आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसको बहुत ऊंचा स्थान है सिलेबस में, और मेंस और प्री दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लंबा सेक्शन है और इसमें कई मुद्दे और भी आते हैं, खासतौर से सहकारी संघवाद या प्रतिस्पर्धी संघवाद, अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है, ये भी इसमें शामिल होगा। और उसमें किसकी शक्तियां कौन सी हैं और किन अनुच्छेदों से कौन से सिद्धांत विकसित होते हैं, इन सारी बातों की चर्चा इसमें की जाएगी। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं संघ राज्य संबंधों से। ब्रॉडली अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 245 से लेकर 281 की, अगर ऐसा पूछा जाए कि संविधान में इसको रखने के पीछे क्या वजह है, क्या महत्व है ऐसे संबंधों का, तो दो चीजें हैं। पहली है संघ राज्य शक्ति संबंधों का संतुलन, और दूसरा है संसाधनों के समतामूलक वितरण में संघ राज्य सहभागिता। ये दो बातें हैं जो इसका महत्व दर्शाती हैं। एक तरफ दोनों की विधि निर्माण की शक्ति हो या कार्यपालिका शक्ति हो, दोनों कैसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कैसे दोनों मिलकर भारत का जो संवैधानिक लक्ष्य है संसाधनों का समतामूलक वितरण करना आवश्यकता अनुसार, उसमें दोनों कैसे एक दूसरे की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे, ये बातें इसके महत्व के रूप में। अब इनको हम तीन श्रेणियों में बांटते हैं। अनुच्छेद 245 से 255 के बीच और इसमें करना क्या है कि विधि निर्माण के संदर्भ में संघ राज्य के संबंधों का संतुलन। दूसरा है शासनिक संबंध। अनुच्छेद 256 से 263, और इसमें लिखा जाएगा संघ राज्य कार्यपालिका ताकि संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। और तीसरा है
वित्तीय संबंध है। अनुच्छेद 264 से 281, संघ राज्य वित्त संबंधी मामलों में, जिसको हम कहते हैं राजकोषीय संघवाद या फिस्कल फेडरलिज्म, ये 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं संघ राज्य संबंधों को। विधायी संबंध है 245 से 255, जिसमें यह कहा गया कि विधि निर्माण किसके द्वारा कैसी विधि बनाई जाएगी और वह विधि कहां तक प्रभावी होगी। दूसरा है प्रशासनिक संबंध है 256 से 263 के बीच, जिसमें संसाधनों के समतामूलक वितरण का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति संघ राज्य कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग से कैसे होगी। और तीसरा जो है वो 264 से 281 है, वित्तीय संबंध, ताकि राजकोषीय संघवाद स्थापित हो सके, फिस्कल फेडरलिज्म। कि संघ और राज्य के बीच जो वित्त संबंधी मामले हैं, वो चाहे ऋण हो, अनुदान हो, राजस्व की साझेदारी हो, उसमें कैसे दोनों के बीच संतुलन बनेगा उसकी बात करेंगे। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले विधायी संबंध, उस पर चर्चा करते हैं। एक नजर आर्टिकल पर डालें। 245 कह रहा है इस संविधान के बंदों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। इसका मतलब यह हो रहा है कि इसको एक वाक्य में ऐसे लिखते हैं कि अनुच्छेद 245 का जो खंड 1 है वह विधि निर्माण के संदर्भ में भारत के क्षेत्र का या भारत के राज्य क्षेत्र का वर्गीकरण करता है और वर्गीकरण करके यह बताता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि कहां तक लागू होगी और राज्य द्वारा बनाई गई विधि कहां तक लागू होगी। क्या है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए। अब संपूर्ण राज्य क्षेत्र का क्या मतलब, इसको अगर हम देखेंगे अनुच्छेद 1 से, तो भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य है, के बाद यूटीज है, संघ शासित क्षेत्र, और अर्जित क्षेत्र है। इन बातें हैं जो अनुच्छेद 1 में लिखी गई हैं। इसका मतलब कि संसद की जो विधि होगी वह राज्यों पर भी प्रभावी होगी, संघ शासित क्षेत्रों पर भी होगी और अर्जित क्षेत्रों पर भी होगी। यह संसद की विधि की सीमा है उसके प्रभाव की। दूसरी ओर यह कह रहा है कि किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। तो अगर मान लिया कि संसद की जो विधि है, यहां पर राज्य है, यूटी है और अर्जित क्षेत्र है, तो संसद की विधि इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी प्रभावी है, क्योंकि ये भारत के राज्य क्षेत्र के एक भाग पर है और बाकी यहां तक तो है ही है, भारत के राज्य क्षेत्र के लिए या उसके किसी भाग के लिए। लेकिन जब राज्य की बात आ रही है तो संविधान यह कह रहा है कि राज्य जो होगा इसके द्वारा बनाई गई विधि राज्य के राज्य क्षेत्र पर लागू होगी, इसके बाहर नहीं। यही दो बातें हैं, तो इसको कह सकते हैं कि अनुच्छेद 245 का जो खंड 1 है वह विधि निर्माण के संदर्भ में भारत के राज्य क्षेत्र का वर्गीकरण करता है और दोनों विधानमंडलों, संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार, उनकी प्रभाविता का उल्लेख करता है। इसको अभी मैं लिखवाता हूं, पहले इसको समझने की जरूरत है। दूसरा जो भाग है खंड 2, कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि
इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा। राज्य क्षेत्रातीत का मतलब होता है राज्य क्षेत्र के बाहर। तो अभी जो मैंने कहा यह कि संसद ने जो विधि बनाई वह भारत के राज्य क्षेत्र पर लागू है और राज्य जो बनाएगा वह राज्य के राज्य क्षेत्र पर है, लेकिन संसद द्वारा बनाई गई विधि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए भी बनाई जा सकती है, अर्थात यह राज्य पर भी लागू हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। अब यह राज्य यह नहीं कह सकता कि संसद ने अपने राज्य क्षेत्र से बाहर जाकर हमारे राज्य क्षेत्र में विधि कैसे बनाई है। इसी बात कही जा रही है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई भी विधि इस आधार पर अवैध नहीं होगी कि उसने अपने राज्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई विधि बनाई है, क्योंकि राज्यों का राज्य क्षेत्र भी भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र का ही भाग है और संसद को उस सभी राज्य क्षेत्र पर विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 245 यह सिद्ध करता है कि भारत राज्यों का संघ होते हुए भी अनिवार्य रूप से संघ है और संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था के रूप में स्थापित है। दूसरा अनुच्छेद अगर देखें 246 कि खंड 1 और खंड 2, 3 में किसी बात के होते हुए भी संसद को 7वीं अनुसूची की सूची 1 मतलब संघ सूची, जिसे इस संविधान में संघ सूची कहा गया है, प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। इसका मतलब कि संघ सूची के विषयों पर किसी भी परिस्थिति में राज्य कानून नहीं बना सकता, अनन्य है वह, केवल उसी को प्राप्त है। उसके बाद दूसरा है कि खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी संसद को और खंड 1 के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को भी 7वीं अनुसूची की सूची 3 में, जिसे संविधान में समवर्ती सूची कहा गया है, प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। यहां शब्द क्या नहीं मिल रहा, अनन्य शब्द का प्रयोग नहीं है यहां। इसका मतलब है कि समवर्ती सूची में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को विधि बनाने की शक्ति है। और तीसरा है कि खंड 1 और खंड 2 के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को 7वीं अनुसूची की सूची 2 में, जिसे इस संविधान में राज्य सूची कहा गया है, प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। फिर यहां पर आ गया अनन्य, इसका मतलब कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का है, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ का है और समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार है, यह है। अब चौथा जो खंड है इसका वो बहुत महत्वपूर्ण है कि संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है, वो कौन सा क्षेत्र हो सकता है, वो संघ शासित क्षेत्र हो सकता है, अर्जित क्षेत्र हो सकता है, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची में प्रगणित विषय ही क्यों न हो। इसका मतलब कि यहां पर फिर आ जाए इस डायग्राम पर कि संसद जब विधि बना रही है तो ये जो क्षेत्र हैं ये किसी राज्य के अधीन नहीं है, तो संसद इन क्षेत्रों पर विधि बना सकती है, इन विषयों पर, किसी भी विषय पर, यह लिखा जा रहा है। अब किसी भी विषय का मतलब है कि वह राज्य सूची का भी विषय हो सकता है। तो संसद को संघ शासित क्षेत्रों और अर्जित क्षेत्रों के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बनाने की शक्ति है। अब इसी संदर्भ में हम पढ़ेंगे 245 खंड 2 और 246 खंड 4, दोनों को साथ पढ़ने से यह पता चलता है। यहां क्या कहा गया था कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि को इस आधार पर अविधिमान्य नहीं कहा जाएगा कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा, मतलब वो अपने राज्य क्षेत्र से बाहर जाकर विधि बना रही है, इस आधार पर उसको हम अवैध नहीं कह सकते, क्योंकि राज्य का राज्य क्षेत्र भारत का राज्य क्षेत्र है। और यह कह रहा है कि ऐसे सभी क्षेत्रों के लिए संसद विधि बना सकती है जो किसी राज्य के भाग नहीं है, और वह विधि किसी भी विषय पर बन सकती है, भले ही वह विषय राज्य सूची में क्यों नहीं हो। इसका मतलब है, निष्कर्ष यह निकल रहा है कि विशेष परिस्थितियों में या कुछ क्षेत्रों के लिए संसद को राज्य सूची के विषय पर भी विधि बनाने का अधिकार है, जबकि राज्य को किसी भी परिस्थिति में संघ सूची पर विधि बनाने की शक्ति नहीं है।
तो अनुच्छेद 245 और 246 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और इनसे कई सिद्धांत भी बाहर आते हैं, उन पर भी हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। इसको थोड़ा सा लिखवाता हूं मैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विधायी संबंध हेडिंग दिया हुआ है, इसमें लिखिए कि अनुच्छेद 245 खंड 1 में, अनुच्छेद 245 खंड 1 में विधि निर्माण की दृष्टि से विधि निर्माण की दृष्टि से भारत के राज्य क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है। इसके अनुसार संसद भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, जबकि राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल उस राज्य के राज्य क्षेत्र या उस राज्य के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जिसके अनुसार अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जिसके अनुसार उसमें राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र शामिल हैं। इससे स्पष्ट है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि राज्यों पर भी प्रभावी होगी। संसद द्वारा बनाई गई विधि राज्यों पर भी प्रभावी होगी, लेकिन इसके विपरीत राज्य द्वारा बनाई गई विधि केवल राज्य के राज्य क्षेत्र पर ही प्रभावी होगी। पारा करके लिखेंगे। अनुच्छेद 246 में विधि निर्माण के लिए विषयों का बंटवारा किया गया है। विधि निर्माण के लिए विषयों का बंटवारा किया गया है और 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और संवर्ती सूची, संघ, राज्य और संवर्ती सूची का उल्लेख है। संघ सूची के विषयों पर संसद और राज्य सूची के विषयों पर राज्य के विधानमंडल को, राज्य सूची के विषयों पर राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है, जबकि संवर्ती सूची में रखे गए विषयों पर संसद और राज्य दोनों को ही विधि बनाने का अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद 246(4) में यह उल्लेख है कि
संसद को उन क्षेत्रों पर भी विधि बनाने की शक्ति है जो किसी राज्य के अधीन नहीं है, जो किसी राज्य के अधीन नहीं है। इन क्षेत्रों के लिए संसद किसी भी विषय पर भले ही वह विषय राज्य सूची का हो, संसद किसी भी विषय पर भले ही वह राज्य सूची का हो, पर विधि निर्माण कर सकती है।